morning students, my name is Pooja. I am going to continue my previous lecture on polymers. अपने लास्ट 2 वीडियोस में हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलीमर्स होता क्या है, क्या इसके हमारे एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में, और हम कंटिन्यू कर रहे थे इसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें से 2 क्लासिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं। वे कौन कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सोर्स के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया था इसको? 3 कैटेगरीज में किया था, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ये हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। ये क्लासिफिकेशन हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सोर्स के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम क्लासिफाई करेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द इलास्टोमर, सेकंड वन इज द फाइबर, थर्ड वन इज द थर्मोसेटिंग एंड द फोर्थ वन इज द थर्मोप्लास्टिक। अब इनको वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं। इलास्टोमर, एज द नेम इंडिकेट, इलास्टिक नेचर। कैसा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर होता है पॉलीमर चेन्स का। इलास्टिक से आप क्या समझते हैं? जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी शेप फिर से रिगेन कर लेता है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक है। जैसे हम रबर बैंड, मैंने एग्जांपल लिया तो इसका एग्जांपल भी यही होता है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है वोल्केनाइज्ड रबर, जिसके हमने साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था, चार्ल्स गुडियर। वोल्केनाइज्ड रबर। अभी तक तो मैंने बताया कि इलास्टिक होता है नेचर में, इसका एग्जांपल है नेचुरल रबर, वोल्केनाइज्ड रबर। और क्या खास बात होती है इसमें कि जो फोर्स होता है इसके बीच में, पॉलीमर चेन्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? इंटरमोलिकुलर, मतलब यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स के बीच में, वो कैसा होता है इसमें? वीक। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर से अपनी शेप रिगेन कर लेता है। मतलब इसका है कि ये अपनी शेप रीशेप कर लेता है, अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नेचर कैसा होता है? इलास्टिक। एग्जांपल्स आर नेचुरल रबर, वोल्केनाइज्ड रबर। फोर्सेस आर वीक, कैन रीशेप, मतलब पॉलीमर, मतलब उसको स्ट्रेच करेंगे फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये था कुछ इलास्टोमर्स के बारे में। अब अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? कि जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी इलास्टोमर्स में भी, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है इसमें? स्ट्रॉन्ग। और वो फोर्स कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी लिंक हो सकते हैं पॉलीमर चेन्स, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग, मतलब फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकता है। तो फाइबर्स में हम किसको पढ़ते हैं? इसके एग्जांपल है सिल्क, नायलॉन 66 एंड डेक्रोन। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, सिल्क, नायलॉन 66, डेक्रोन। मैंने अपनी वीडियो में आपको एक बार, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेयॉन क्या होता है। रेयॉन जो होता है वो भी एक टाइप से आर्टिफिशियल सिल्क होता है। क्या होता है? वो भी आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है रेयॉन को। हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया कि फाइबर्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट कम टू द थर्मोसेटिंग। एज द नेम इंडिकेट, सेटिंग मतलब कोई चीज परमानेंट है, मतलब उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक टाइप से थर्मोसेटिंग प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लो
मोलिकुलर मास सेमी फ्लूइड सब्सटेंस के थ्रू ये प्रिपेयर किए जाते हैं, और जैसे ही हम इनको हीट करते हैं ये क्या हो जाते हैं, हार्ड, और फर्दर हीटिंग करेंगे तो और ज्यादा हार्ड होते रहते हैं। मतलब ये है कि जो ये अपनी शेप एक बार रिगेन कर लेते हैं वही शेप रहती है, इनको हम रीशेप नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग के बारे में पढ़ा कि मैंने इनको हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाते हैं, और फर्दर हीटिंग देंगे तो और ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। प्रिपेयर्ड कैसे किए जा सकते हैं, लो मोलिकुलर मास सेमी फ्लूइड सब्सटेंस के थ्रू इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको रीशेप नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जैसे बेकेलाइट, पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया है। बेकेलाइट कहाँ यूज होता है, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में। एंड द सेकंड वन इज मेलामाइन, मेलामाइन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ यूज होता है, अनब्रेकेबल क्रोकरी में। तो एग्जांपल्स हो गए बेकेलाइट एंड द मेलामाइन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लो मोलिकुलर मास सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। हीट करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे और रीशेप नहीं किए जा सकते। ये था थर्मोसेटिंग के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। अब हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक के जो पॉलीमर चेन्स होती हैं, इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, जो इसमें पॉलीमर चेन्स होती हैं उनका जो फोर्स होता है, उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो इंटरमीडिएट होता है। किसका, इंटरमीडिएट होता है इलास्टोमर्स का एंड फाइबर्स। किसका होता है, इलास्टोमर्स। फोर्स जो है इसमें इंटरमीडिएट होता है इलास्टोमर और फाइबर्स का। मतलब फोर्स जो इलास्टोमर में क्या होता है, हमारे पास वीक फोर्स होता है, फाइबर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलास्टोमर्स में मैंने अभी बताया था ना आपको कैसा फोर्स होता है हमारे पास, वीक, और फाइबर्स में हमारे पास कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो थर्मोप्लास्टिक में जो पॉलीमर चेन्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, वो इन दोनों के बीच का, अगर मैं इन दोनों का सेंटर लूं तो वो फोर्स हमारे पास थर्मोप्लास्टिक में एग्जिस्ट करता है। ये बात होगी कुछ इसके बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। साथ साथ मतलब इनको अगर हीट करते हैं, अगर इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये हीट करने पर, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो फोर्स है जो वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का एग्जिस्ट करता है, और साथ साथ मैं आपको क्या बता रही हूँ अभी कि हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर क्या हो जाते हैं, हार्ड। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करेंगे तो ये हार्ड में चेंज हो जाते हैं। तो ये था थर्मोप्लास्टिक के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पोलोथीन जो कि हम घरों में यूज करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में हम अपने आगे जो मोनोमर यूनिट मतलब जितने पॉलीमर्स पढ़ेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। इसकी मोनोमर यूनिट होती है विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इसके एग्जांपल्स हो गए कि फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंटरमीडिएट ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। एग्जांपल्स आर पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये था थर्मोप्लास्टिक के बारे में। अब एक और टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किया है, प्लास्टिसाइजर्स। इसको आप मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पर अगर हम चाहें तो इसको अलग भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया है प्लास्टिसाइजर्स, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। होते क्या है प्लास्टिसाइजर्स, पहले ये पढ़ लेते हैं इसका यूज पढ़ने से पहले। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग एस्टर। क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग एस्टर या हाई बॉइलिंग हेलो एल्केन्स। एस्टर आप सबको पता है ना, C+O। ये एस्टर ग्रुप होता है हमारे पास। तो ये क्या होते हैं प्लास्टिसाइजर से, एक टाइप से हाई बॉइलिंग एस्टर और हाई बॉइलिंग हेलो एल्केन्स। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये लोअर्स करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमर चेन। किसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देते हैं, ये पॉलीमर चेन का। ये था इसके बारे में कि प्लास्टिसाइजर्स होते क्या हैं। दीज आर हाई बॉइलिंग एस्टर और हाई बॉइलिंग हेलो एल्केन्स, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमर चेन। साथ साथ इनका फंक्शन क्या है,
अब इनका फंक्शन जान लेते हैं प्लास्टिसाइजर्स का। प्लास्टिसाइजर्स का यूज किया जाता है प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम प्लास्टिसाइजर्स डाल के प्लास्टिक को सॉफ्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पीवीसी। पीवीसी मैंने क्या होता है? पोली, मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं डीओपी, मैंने यहाँ लिख रखा है डीओपी, और साथ साथ इसमें डालते हैं डीबीपी। डीओपी क्या होता है? डाइऑक्टाइल थैलेट, और डीबीपी क्या होता है? डाइब्यूटाइल थैलेट। ये प्लास्टिसाइजर्स हैं जो हम इसमें डालते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को सॉफ्ट बनाने के लिए। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया है पोलोथीन। पोलोथीन में हम डालते हैं सीपीडब्ल्यू। सीपीडब्ल्यू इज क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स। सीपीडब्ल्यू क्या है? क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें ये डालते हैं। तो ये था प्लास्टिसाइजर्स के बारे में। प्लास्टिक को मेन फंक्शन क्या है? प्लास्टिक को सॉफ्ट करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ बताया भी है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड में हम डीओपी या डीबीपी कोई भी डाल सकते हैं, या डीओपी डालो या डीबीपी, तो इससे हमारे पास ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो जाता है? सॉफ्ट। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे मोलिकुलर फोर्सेज के बेसिस पे इलास्टोमर फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक एंड प्लास्टिसाइजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरीज में करते हैं हम इसको? हम इसको करते हैं मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई। 2 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन। एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम इसको? चेन ग्रोथ। एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशन। क्या पॉलीमराइजेशन होती है? ये कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेप ग्रोथ। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? हम रिपीटिंग यूनिट्स कौन सी होती हैं पॉलीमर फॉर्म करने के लिए? जितनी भी मोनोमर यूनिट्स होती हैं, मोनोमर। मतलब इसमें हम क्या करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में कि हम काफी ज्यादा 2 या मतलब n नंबर ऑफ कह सकते हैं कि n number of monomer units are joined to form a polymer chain without elimination of byproduct। क्या बोल रहा है मैंने एडिशन पॉलीमर के बारे में कि हम सेम टाइप, वन मोर थिंग, सेम टाइप की मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करते हैं पॉलीमर चेन फॉर्म करने के लिए, और कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता। साथ साथ हम इसमें पढ़ रहे हैं कि एडिशन चेन ग्रोथ की ये डेफिनेशन हो गई कि सेम नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर चेन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एडिशन चेन ग्रोथ हो कैसे रही है, पॉलीमर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं पोलोथीन। पोलोथीन है,
पॉलीमर एडिशन चेन ग्रोथ का एग्जांपल क्या दिया मैंने यहाँ पे, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या होती है? हम जो पॉलीथीन बनाते हैं उसमें मोनोमर यूनिट क्या लेके चलते हैं? इथीन। जैसे मैं यहाँ रिएक्शन के थ्रू आपको शो करती हूँ। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैंने यहाँ N यूनिट्स ले लिया, इसकी मैं पॉलीमराइजेशन करा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा जब मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होंगी तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। कैसे? और हमारे पास पॉलीमर चेन बन जाएगी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये N यूनिट्स है हमारे पास पॉलीमर। इसको तो हम बोलते हैं मोनोमर। ये तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? मोनोमर। और ये क्या है यहाँ पे? पॉलीमर। तो क्या मेरे पास यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट निकल के आया? रिएक्शन में जब मैंने इसको पॉलीमराइज कराया है तो कोई भी मेरे पास साइड प्रोडक्ट निकल के नहीं आया। तो जैसा कि मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया था कि सेम नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर चेन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को पढ़ते हैं, दैट इज कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन नाम इंडिकेट कर रहा है कुछ कंडेंस हो रहा है। जो कंडेंस होती है मोनोमर यूनिट्स, इसमें जो भी मोनोमर यूनिट्स इसमें कंडेंस होंगी वो दो भी हो सकती हैं और मोर, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी इसमें हम कंडेंस कर सकते हैं मोनोमर यूनिट्स को। साथ साथ इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे, मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर चेन, तो वो फॉर्म करेंगे ही। मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन हो रही हैं तो पॉलीमर चेन। साथ साथ क्या होगा? एलिमिनेशन होगा बाई प्रोडक्ट का। क्या होगा साथ साथ? एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या निकल सकता है? H2O भी निकल सकता है, HCl भी निकल सकता है, अल्कोहल भी निकल सकता है, एक्सेप्ट। ये कुछ हमारे बाई प्रोडक्ट रिएक्शन के थ्रू निकल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, नाइलॉन 6,6। ये पॉलीमर हम पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे आगे, यूजेस क्या क्या है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 जो इस 6,6 मेंशन कर रहा है ना, इसी से जो हमारी मोनोमर यूनिट है उनका नाम आता है। जो इसमें मोनोमर यूनिट्स होती हैं दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एंड द सेकंड वन इज हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। क्या क्या मोनोमर यूनिट्स होती है नाइलॉन 6,6 में? एडिपिक एसिड में जो ये मैंने लिखा है 6 कार्बन्स की चेन होती है। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये तो इंक्लूड ही कर रहा है कि हेक्सा किसके लिए लिखते हैं हम? 6 के लिए तो लिखते हैं। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, इसके नेम से ही हमें काफी आइडिया हो जाता है कि मोनोमर यूनिट्स क्या होंगे। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ शो किया है, मैं इसको भी रब कर रही हूँ। एडिपिक एसिड होता है हमारे पास CH2 COOH, COOH। क्या मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन है? 4, 5 एंड 6, दैट इज एडिपिक एसिड। अब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन CH2 6 NH2 NH2। ये रिएक्शन मैंने लिखी। अब ये करेंगे पॉलीमराइज। होता क्या है, यहाँ से OH और इस NH2 को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, एक H मैंने यहाँ शो कर, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि पॉलीमर बनाना है रिएक्शन दिखाने के लिए, तो H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट किया है मैंने? H2O। अगर मैं इस यूनिट को ज्वाइन करूँ तो मैं इस COH का एज इट इज नहीं लिखूँ क्योंकि इसके आगे भी मोनोमर यूनिट्स है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक यूनिट शो किया है।
अब इसके आगे मैं n लगा देती हूँ और ये भी n यूनिट्स है मेरे पास। तो जैसे कि अब मैं इसको पॉलीमर लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, CH2 CO, कौन सी बॉन्डिंग आ गई है बीच में, NH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड लिंकेज आ गई है ना, ये अमाइड लिंकेज आ गई है। और उसके बाद CH2 6 NH और यहाँ पे क्या रहेगा COO। ये N यूनिट्स हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पॉलीमर। ये था हमारे पास एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल हो गया नाइलॉन 6,6। आगे भी हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6,10 जब हम 1 बाय 1 एक मोनोमर यूनिट पॉलीमर को कंसीडर करके चलेंगे। तो नाइलॉन 6,10 भी इसका एग्जांपल है, और भी काफ़ी एग्जांपल हैं, बैकेलाइट ये सब। तो ये था इसके बारे में आइडिया सा देना था आपको, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं एडिशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में एलिमिनेट होता है प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि यहाँ पे वाटर मेरा एलिमिनेट हुआ है। तो अपनी क्लासिफिकेशन को ही आगे पढ़ते हैं। एक और क्लासिफाई हम इसको कर सकते हैं पॉलीमर्स को, क्या आप बता सकते हैं? ये चार तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी कि इन बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को। साथ साथ हम नेचर ऑफ पॉलीमर, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, नेचर ऑफ पॉलीमर। नेचर ऑफ पॉलीमर के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। कितने कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। आप यहाँ देखोगे वही बात आएगी जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आई थी। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर। क्या है फर्स्ट वन? होमोपॉलीमर। सेकंड वन इज कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर। नाम से ही आप सबको इंडिकेशन मिल गई होगी। होमोपॉलीमर मतलब एक टाइप की मोनोमर यूनिट्स, जैसा कि हमारा एडिशन सेम टाइप ऑफ यूनिट, सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बनता है उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। एग्जांपल्स में वही एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे पोलोथीन। पोलोथीन का मोनोमर क्या होता है? इथीन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड ही हम यूज करते हैं। तो इस टाइप के जो पॉलीमर्स हैं उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या बोलते हैं? जो कि कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं एक टाइप से, जैसा हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था कि 2 और मोर, एक टाइप से 2 या उससे ज्यादा टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलकर जो बनेंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था नायलॉन 6,6। बस उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि इस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलेंगे कोपॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर। तो ये क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किस मैकेनिज्म के थ्रू हम पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर। थैंक यू।